हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम एनसीईआरटी का नेक्स्ट भाग जो है करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट शाही नौकर शाही। इसके पहले हमने शाही परिवार किया था और मुगल दरबार और शासक इतिवृत्ति जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 8 है ये। और हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर पहले की वीडियो अवश्य देखें। तो हमने सब काफ़ी चीज़ें इसमें कर लिया था और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी समझी। शासक और इतिवृत्ति मुगल दरबार के बारे में गुलबदन बेगम ने जो पुस्तक लिखी हुमायूं उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और आशा करती हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगी, चाहे आप किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है एनसीईआरटी हिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है शाही नौकर शाही। पहले हमने शाही परिवार के बारे में काफी विस्तार से पिछली वीडियो में पढ़ा था। जिन लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है जरूर पीछे प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो अवश्य देखें। और इसके अलावा जो लोग टीजीटी पीटी यूपीटेट आदि की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यूपीटेट के लिए भी प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। और किसी भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इनमें से जरूर पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियो की आने वाली जो वीडियो है आपके लिए उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। पॉइंट पे शाही नौकर शाही। भर्ती की प्रक्रिया और जो पद, तो भर्ती कैसे की जाती थी और उन्हें पद कैसे दिया जाता था। ठीक है, तो मुगल इतिहास जो विशेषकर अकबरनामा के बारे में मैं बात करी थी, जो अबुल फजल की पुस्तक है अकबरनामा आईन अकबरी। और ऐसी कल्पना जिसमें क्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से क्या था, एकदम एकमात्र बादशाह में निहित। ठीक है, यानी बादशाह ही काफी पढ़ा हमने कि उसमें काफी चीजें जो बादशाह के अनुसार ही चलती थी, राजा के अनुसार। बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए, यानी बादशाह का जो आदेश होता था उसी का क्या किया गया, जो राज्य होते थे वो उनका पालन करते थे। ठीक है, उनकी बातों। किंतु मुगल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से अगर देखते हैं तो उन तरीकों को समझ सकते हैं जिनमें कई प्रकार की जो संस्थाएं होती थी और उस पर जो आधारित संगठन होता था प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में क्या हुआ, यह सक्षम हुआ। और मुगल राज एक महत्वपूर्ण स्तंभ और इसके क्या था, अधिकारियों का एक क्या था, दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से क्या कहते थे, अभिजात वर्ग कहते थे। क्या कहते थे, अभिजात वर्ग। ठीक है, और अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न जो निर्जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी और इससे यह सुनिश्चित होता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो जाए कि राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। यानी ऐसा ना हो कि इतना बड़ा दल न हो जाए कि उसमें इतनी शक्ति ना आ जाए कि वो क्या हुआ कि वो सरकार को जो शासन होता था उसी को ही वो चुनौती दे और उसको हटा के खुद ही अपना राजपाट करना शुरू कर दे, खुद राजा न बन जाए। तो इसलिए इस चीज का भी नियंत्रण रखा जाता था। मुगलों का अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है, यानी वो एक प्रकार के गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया गया है, जो कई प्रकार के फूल मिलके क्या करते हैं, गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। वफादारी से बादशाह के सोच जो जुड़े हुए थे, जो क्या करते हैं, वफादार होते हैं और बादशाह के साथ जुड़े होते हैं। और साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण, यानी जो प्रारंभिक चरण होता है उसमें तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित। तुरानी और कौन, ईरानी। ठीक है, इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे और अन्य क्या था, मुगल दरबार में थे। काफी जो है आए थे जो हुमायूं के साथ, जो हुमायूं आया था और उसके अलावा जो मुगल दरबार में थे। ठीक है, 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूहों राजपूतों और भारतीय मुसलमानों शेखजादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया और इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति राजपूत मुखिया अंबेर का राजा भारमल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है ये, अंबेर का राजा था भारमल। राजा भारमल कछवाहा था जिसकी पुत्री से अकबर का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। ठीक है, और शिक्षा और लेखाशास्त्र के झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। और इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर का जो वित्त मंत्री था टोडरमल। तो अकबर का वित्त मंत्री कौन था, वो था टोडरमल, जो खत्री जाति का था। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा फिर हम ये थोड़ा सा मुगल अभिजात वर्ग के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक चार चमन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है किसने लिखा है, चंद्रभान ब्राह्मण। किसकी पुस्तक है, चंद्रभान। ठीक है, चंद्रभान
भान और ये है ब्राह्मण थे जिन्होंने चार चमन, ठीक है, चार चमन पुस्तक लिखी है, यानी चार बाग। मुगल अभिजात वर्ग का इन्होंने प्रकार का वर्णन इसमें किया है और इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछी जाती है, इसे जरूर नोट कर लें। चंद्रभान ब्राह्मण। तो विभिन्न जातियां जिसमें अरबी थे, ईरानी थे, तुर्की थे, ताजिक थे, कुर्द थे, ततार, रूसी और अबिसिनियाई इत्यादि। और देश तुर्क, मिस्र, सीरिया, इराक, ठीक है, अरब, ईरान, खुरासान और तुरान, ठीक है, ये देश के लोगों वस्तु सभी समाजों से विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। भारत में विभिन्न समूहों, ज्ञान और शिल्प में निपुण व्यक्तियों के साथ साथ योद्धाओं, उदाहरण के लिए बुखारी और भक्करी, विशुद्ध वंशों के सैयद, अभिजात वंश के शेखजादा, लोधी, रोहिल्ला, यूसुफजाई जैसी अफगान जनजातियां, राणा व राजा, राव व राया अर्थात राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़, गौड़, चौहान, पवार, भादुरिया, सोलंकी, इसमें से काफी चीजें आप अभी भी सुनते होंगे, बुंदेला, शेखावत के नाम से संबोधित किए। राजपूत जातियों व घक्कर, खोखर, ठीक है, बलूची और अन्य सभी भारतीय जनजातियां जो तलवार चलाती थीं, ठीक है, जो तलवार चलाती थीं, और 100 से 7,000 जात के मनसब घास के मैदानों, पर्वतीय भागों से भूस्वामी कर्नाटक, बंगाल, असम, उदयपुर, श्रीनगर, कुमायूं, तिब्बत और किश्तवाड़ इत्यादि क्षेत्रों में सभी जनजातीय समूह शाही दरबार को में आने अथवा चूमने, राजपाट पाने, रोजगार पाने का सौभाग्य इन लोगों को क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा देख लिया, अब हम चलते हैं। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी थी, मृत्यु 1645 में ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। ठीक है, सब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि राजपूत सबसे अधिक किस राज्य में, मुगल वंश में किस राजा के दरबार में रहते थे, तो ये सब ऊंचे पदों पे थे, तो सबसे ज्यादा औरंगजेब, जबकि औरंगजेब बहुत ही कट्टर था, सुन्नी मुसलमान कट्टर था, लेकिन फिर भी इसके में सबसे ज्यादा हिंदू लोग थे। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थे। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषय को ओहदे होते थे। जातशाही पदानुक्रम अधिकारी, मनसबदार जो होते थे, और पद और वेतन का सूचक होता था, और सवार जो होते थे यह सूचित करता था कि उसमें सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित है, यानी कितने घुड़सवार रखे जाने चाहिए। ठीक है, मनसब क्या था, एक पद था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक पद था। और उसके अलावा देखिए अभिजात जो उमरा, जो अमीर का बहुवचन है अभिजात। और उसके बाद सैन्य अभियान जो होते थे, अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों को भर्ती करता था, उन्हें हथियारों आदि से लैस करता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था। घुड़सवारी जो फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग थी, यानी बहुत महत्वपूर्ण अंग थी। और घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग, यानी उनका जो भाग होता था पीछे का, वो दागा जाता था, उसकी श्रेणी के घोड़े रखे जाते थे। और निम्नतम ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों और पदवियों को अधिकारी नियुक्ति के लिए बदलाव का पुनर्परीक्षण करता था। यानी जो निम्नतम अधिकारी होते थे उनको छोड़ के जो निम्न ओहदे वाले, उसके अलावा सभी बादशाह की निगरानी में ही कार्य करते थे। मनसब, अगली बात, मनसब प्रथा शुरुआत करने वाले अकबर ने किया था, और एक पद था। अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों का शिष्य मुरीद यानी की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी इसने कायम किए। ठीक है, और ये भी हम पढ़ लेते हैं। दरबार में अभिजात। अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटेनियो मांसरेट उल्लेख करता है, सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है और निरंकुश आदेश देता है, जैसे कि वे उसके दास हों। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही
सेवा, शक्ति, धन तथा उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया थी। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी, ठीक है, उच्चतम वेतनदाता जो होता था, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जो नियुक्ति जिनकी की जाती थी या जिनकी पदोन्नति जिनकी की जाती थी, ठीक है, यानी उनके पद को उन्नति की जाती थी, जिसे और या फिर उनकी नियुक्त उन्हें करना होता था, ठीक है। जबकि कार्यालय उसका मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। और केंद्र में अन्य मंत्री थे, दीवाने आला जो वित्त मंत्री, सदर सुदूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मिलाने के लिए पूछता है आता है, मदद मास अथवा अनुदान का मंत्री। स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का जो प्रभारी होता था वो मदद मास। ये तीनों कभी कभी इकट्ठे होकर सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करते थे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। दरबार में नियुक्ति, तैनात रकाब अभिजातों का ये ऐसा सुरक्षित दल था जिसे प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतियुक्त किया जाता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य बते थे, यानी 2 बार सुबह और शाम को सार्वजनिक सभा में मिलते थे और अपने कर्तव्य का पालन करते थे। दिन रात बादशाह उनके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाते थे, यानी बादशाह भी दिन रात उनके घरों की सुरक्षा करवाते थे। सूचना तथा साम्राज्य, सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों, वाकया नवीस जो होते थे, वो दरबारी लेखक जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, वाकया नवीस के समूहों का निरीक्षण करता था। कौन करता था, मीर बख्शी करता था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर नोट कर लें। ये लेखक के दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों, दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों, यानी आदेश, फरमान जो होता था वो शासक का, राजा का, उसे फरमान कहते थे, आदेश को फरमान, और आलेख तैयार करते थे। इसके अलावा अतिरिक्त अभिजात जो थे, क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि, वकील, दरबारों की बैठकों जो पहर की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबारात दरबार मुल्ला और शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्रवाइयों का विवरण तैयार करते थे। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती हैं, जैसे दरबार में उपस्थिति, पदों पर पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडलों को ग्रहण किए गए उपहारों अथवा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ, राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए सूचनाएं बहुत ही उपयोगी होती हैं। समाचार वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों के एक छोर से, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते थे, और बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को, बांस के डिब्बे में लपेटे जाते थे कागज को, और हरकारों यानी कसीदा अथवा जो पथमार होते थे कि दल दिन रात दौड़ते रहते थे। काफी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों में भी वृत्तांत जो होता था ये बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करता था, ठीक है, दिन रात चलते थे, काफी दूर तक दौड़ते थे। राजधानी से बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत, राजकुमार अथवा अधीनस्थ शासक बड़े मनोवेग से इन घोषणाओं की नकल तैयार करते थे। वह संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणियां अथवा स्वामियों के पास भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों और सूबों, यानी सूबा जो होता था दोहराया गया था, और केंद्र के मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था। कौन होता था, सूबेदार होता था, जो सीधा क्या करता था, बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था, सूबेदार। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन आता है और नेटवर्क में पूरा उठा के दे देगा, तो यह है प्रत्येक जो सूबा होता था वो क्या होता था, कई सरकारों में वो बटा होता था, ठीक है। और अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी, और
इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज तोपची जो होते थे उनको रखा जाता था। परगना क्या, उपजिला, ठीक है। स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 वंशज अधिकारी, कानून गो, राजस्व आलेख जो रखवाला होता था, चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा की जाती थी, जो न्याय विभाग का अध्यक्ष होता था। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेश वाहक और अन्य कर्मचारी होते थे। तकनीकी रूप से ये दक्ष होते थे, ठीक है, बहुत ही इनको ज्ञान होता था और ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते थे, या जो नियम कानून होते थे उनके अनुसार ये काम करते थे। और प्रचुर संख्या में यानी अधिक संख्या में लिखित आदेश का क्या करते थे, वृतांत, उसका ब्यौरा तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा बना लिया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसको भाषा बनाया था इन्होंने, फारसी को। शासन की भाषा क्या थी, फारसी थी, ठीक है, उर्दू नहीं थी, फारसी थी। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया, पर जैसा कि अध्याय 8, इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव हिस्सा था और स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधन और सत्ता के बंटवारों को लेकर क्या होता था, संघर्ष उन पे हो जाया करता था, इन सब चीजों को लेकर। और जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन घटित करने में लग जाते थे, ठीक है। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सीमाओं से परे ये वाला जो है पॉइंट। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। थैंक यू।